पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया अपनी खिदमत से, और आज भी 2 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं डॉक्टर्स की, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। अमेरिका में, बरतानिया में आज वो जो डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान के झंडे को इस तरह सर बुलंद कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर के फ़राइज़ में शामिल होता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बने हुए हैं। वो पाकिस्तान की खैर सगाली के लिए जो वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमें आप पर फ़ख्र है, आप सब पर फ़ख्र है। मुश्किल हालात में आपने काम किया और खुदा करे कि हम इस चैलेंज से निकल आएँ और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमत फरमाए, पूरी दुनिया पर रहमत फरमाए और इस वबा से हमें छुटकारा मिले, और बिलखुसूस इस रमज़ान की बरकतों से अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के शहरियों को इस बला से महफूज रखे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बताइएगा कि जिस तरह जो खान साहब ने ये कहा कि अशराफिया का फैसला था, आप भी कबीना में बैठते हैं, 3 सूबों में आप लोगों की हुकूमत है, तो ये कौन सी अशराफिया थी जिसने लॉकडाउन का मशवरा दे दिया, या वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता नहीं कि अशराफिया कौन है, वो खुद वज़ीर-ए-आज़म? वज़ीर-ए-आज़म को पता है और वज़ीर-ए-आज़म पल पल की डेवलपमेंट से बाखबर हैं। उनका जो इशारा था वो ये था कि पाकिस्तान में हमारा एक तबका है जिसने नेक नियति से, हम उनकी नीयत पर शक नहीं करते, उन्होंने नेक नियति से लॉकडाउन का, उनका मकसद यही था कि इंसानी जानों को महफूज किया जाए। लेकिन उनकी नज़रों से एक और फैक्टर ओझल हो गया, और वो ये था कि लॉकडाउन के जहां फ़वाइद हैं वहां उसके नुकसानात भी हैं, और ये एक बड़ा मुश्किल बैलेंस है जो आपको यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, आज अमेरिका में बहस है कि लॉकडाउन होना चाहिए, किस शिद्दत का होना चाहिए, कितनी उसका दौरानिया क्या होना चाहिए, और उसकी जो इकॉनमीज़ पर और हंगर पर और गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोगों को धकेल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया। वो उनकी सोच कोई मनफी नहीं थी, लोगों को आगाह करने की थी, और वो कहना ये चाह रहे थे कि लॉकडाउन की वेरिएशंस होती हैं और वेरिएशंस को आपने सामने रखना होता है, जिसको वो स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। अगर कहीं हमें शिद्दत ज़्यादा दिखाई देती है तो हमें ज़्यादा सिवियर करना चाहिए, कहीं अगर हमें उसका दबाव कम दिखाई देता है तो हमें उतना लोगों के लिए ईज़ पैदा करनी चाहिए ताकि वो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी और जो कारोबार है और रोज़गार है उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। क्या सर ये बताइएगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वतन वापस ला रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये कि यहाँ पर आकर जब उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है तो फिर पाकिस्तानियों को एहतजाज तक करना पड़ा है। एक्सपो सेंटर में पहली दफ़ा हुआ है कि मरीजों ने एहतजाजी जुलूस निकाला है। जी आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने टेलीविज़न की वो ख़बर भी देखी है और मैं अंदर यही बात कर रहा था डॉक्टर साहबान से कि मैंने अखबारात में ये ख़बर भी पढ़ी है कि मरीज़ों ने एहतजाज किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला बुज़दार साहब का जिन्होंने फिल फॉर उसका नोटिस लिया, उस एहतजाज का उन्होंने नोटिस लिया कि ये क्या हो रहा है। और मैं आपको ये अर्ज़ कर सकता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि जब ये आगाज़ हुआ तो सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर जो पंजाब में कायम किया गया वो मुल्तान में किया गया, और सबसे बड़ी तादाद में आज तक जितने मरीज किसी क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हैं वो मुल्तान में ठहरे हैं। 1250 मरीजों को मुल्तान ने रखा। वो 15 दिन ताफ्तान रहे और 15 दिन मुल्तान, 1 महीना। और खुदा के फजलो करम से जब उनको टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव अपना नेगेटिव होके वहाँ से रवाना हुए तो वो मुतमईन गए। तो अल्लाह के फजलो करम से उनकी जिस तरह देखभाल की गई, मैंने मुल्तान की इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी।
ہمارے کمشنر, ہمارے ڈپٹی کمشنر, ہماری جتنی ٹیمز تھی وہاں, ہمارے ڈاکٹرز جو تھے, ہمارے وہاں سول ڈیفنس کے جو اہلکار جو وہاں کھڑے تھے, سول ڈیفنس کے, پولیس کے جو لوگ تھے, سب کو میں نے خراج تحسین پیش کیا. اور یقین جانیے اس میں سول ڈیفنس کے ایسے لوگ بھی تھے جن کو پچھلے 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی تھی, 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی ڈیوٹی سر انجام دی. تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس چیز کا نوٹس لیں گے اور نوٹس لے کر دیکھیں گے کہ وہ لوگوں نے احتجاج کیا تو کیوں کیا. مجھے یاد ہے کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ وہاں گیا تھا, ہمیں دکھایا گیا تھا, جب ابھی مریض وہاں نہیں تھے, لیکن میں نے دیکھا تھا بظاہر تو وہ فیسلٹی بہت عمدہ دکھائی دے رہی تھی. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق اس رواں منتھ کے لاسٹ ویک میں پاکستان میں پیک آئے گا کرونا وائرس کا, یا ان دا فرسٹ ویک آف نیکسٹ منتھ. جب کرونا میں پیک آ رہا ہے اس وقت پورے ملک میں نرمیاں ہوتی جا رہی ہیں, اور آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی بات کر رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن اس جگہ ہوگا جہاں پہ زیادہ آپ کو کیسز نظر آئیں گے, زیادہ کیسز اس وقت نظر آئیں گے جب آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی اتنی سی ہے, آپ پورے ملک کو کھولتے جا رہے ہیں. دیکھیے بالکل یہ سوال بڑا اچھا ہے اور بڑا منطقی سوال ہے, اور ایک پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں, حکومت سمجھتی ہے, وفاقی حکومت سمجھتی ہے یہ جو چیلنج ہے یہ لمبا ہے. ہو سکتا ہے یہ 6 مہینے چلے, ہو سکتا ہے یہ سال چلے. تو کیا آپ کا ملک, کیا آپ کی معیشت اتنا لمبے دورانیے کا لاک ڈاؤن برداشت کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی. یہ آج بحث پوری دنیا میں ہو رہی ہے. تو ہمیں امپرووائز کرنا پڑے گا, امپرووائز کرنا پڑے گا, اور اپنی حکمت عملی اس کے مطابق ٹیلر کرنی پڑے گی. ہم نے 2 محاذوں پہ لڑائی لڑنی ہے. ایک کرونا کے محاذ پہ لڑائی لڑنی ہے تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں, اور دوسری بھوک کے خلاف لڑائی لڑنی ہے کہ وہ بھی غربت اور بھوک بھی لوگوں کو آج آپ دیکھیں جب آپ اس طبقے سے ملتے ہیں جو دہاڑی دار طبقہ ہے. میں کل ملتان میں تھا, مجھے بہت سے تاجر تنظیموں کے لوگ ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں, یہ پورے سال کی ہماری جو کمائی ہوتی ہے یہ عید کی ماہ رمضان کے مہینے میں ہماری سیلز ہوتی ہیں, ہمارے بازار بند ہیں, ہمارے کاروبار بند ہیں, ہمارا گھر کا چولہا نہیں جل رہا, اور بہت سے لوگ ہیں جو چھوٹے تاجر جو سفید پوش ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا بھی سوچنا ہے اور اس کا بھی سوچنا ہے. نمبر ایک سیکنڈ ذرا صبر کیجئے, آپ سوال کریں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, جتنے مرضی سوال کریں, میں اطمینان سے کھڑا ہوں. ایک دیکھیے چیلنج کیا ہے. چیلنج یہ ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بوجھ لے پائے گا. اس وقت تک ہمارے آپ ذرا ایگزامن کیجئے کہ وینٹیلیٹرز پر کتنے مریض ہیں ہمارے پاکستان میں. 22 کروڑ کی ہماری آبادی ہے. 22 کروڑ کی آبادی میں ذرا چیک تو کیجئے کتنے وینٹیلیٹرز میں ہیں. بہت کم, اور خدا کرے کم ہی ہوں, خدا کرے کم ہی رہیں. دنیا کی اسٹیٹسٹکس جو بتا رہی ہیں, اور بہت سے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری آ بھی سکتی ہے, آپ کو چھو کر جا بھی سکتی ہے, اور آپ کو شاید محسوس بھی نہ ہو, یعنی کہ سمپٹومیٹک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک, سو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو نیشنل پلان جو ہے, نیشنل حکمت عملی جو ہے, وہ ایک تقریر پر یا ایک پریس کانفرنس پر نہیں ہوتی. آپ کو پوری ہولسٹک پکچر سامنے رکھنی ہوتی ہے, اور تب فیصلے کرتے ہیں. وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان اس ہولسٹک پکچر کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہی ہے. ون ایٹ اے ٹائم آپ فیصلہ کر لیں, ون ایٹ اے ٹائم. چلے آپ ان کو پہلے ان کو کرنے دیں یار, ان کو کرنے دو, کیا گھبراہٹ کی کیا بات ہے, آپ کو بھی لے لیں گے. جی LOC پر انڈیا فائرنگ کر رہا ہے, فورن آفس نے کس کو انگیج کیا اور
हिंदुस्तान बदकिस्मती से उन्हें कोई एहसास नहीं है कि दुनिया किस कर्ब से गुजर रही है, उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है। हमारा ख्याल था कि कोविड-19 के बाद उनकी जहनीत में, उनके रवैयों में तब्दीली आएगी, नहीं आई। आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर का जो सीज है वो जारी है। आपने देखा कि वहां इंटरनेट अभी भी बहाल नहीं हुआ। आपने देखा आज तक अस्पतालों तक, डॉक्टर्स तक वहां जो कश्मीरी हैं, जो मैसूर हैं, उनको रसाई नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहां जबर जारी है, जुल्म जारी है। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। कल रात का एक वाकया है, ये लोगों के घरों में घुसते हैं, लोगों के घरों में घुसकर उन्हें ज़दोकोब करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको मारते हैं। और नया जो उन्होंने काम हरकत शुरू की है कि जो लाशें हैं, मेरा चेहरा देख लेंगे, कोई बात नहीं, जो लाशें हैं वो लाशें लवाहिकीन को वापस तक नहीं करते। ये आज कैफियत है हिंदुस्तान की। पाकिस्तान ने, दफ्तर खारजा ने, उनके जो यहाँ सफारतकार हैं, उनको बुला के हमने डिमाश किया है। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो इस पर दिलवा चुका हूं और फिर दिलवा रहा हूं कि इनको फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए। और इस रवैये के बावजूद जब हमें हिंदुस्तान से पैगाम मिला कि वो कोविड-19 पर एक समिट लेवल की मीटिंग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान जानते हुए कि सार्क को हिंदुस्तान ने, सार्क के रास्ते में रुकावट बना हुआ हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है, उसके बावजूद हमने इंसानी तकाजों को सामने रखते हुए उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरी ख्वाहिश पर, मैं बरमला कह रहा हूं, मेरी ख्वाहिश पर सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने हमारी नुमाइंदगी की और पाकिस्तान ने मेजबानी का किरदार अदा किया। तो इंशाल्लाह हम मजम्मत भी करेंगे और हर फोरम पे इसको टेकअप भी करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो मीर शकील रहमान को मीडिया फिरौन कहते हैं और दूसरी तरफ उनको सर्विसेज अस्पताल में वीवीआईपी रूम दिया गया है। किस बेस पे उनको वीवीआईपी रूम दिया जबकि जो जेल वार्ड है वो खाली पड़ा है? बीबी, आई एम हियर टू डिस्कस इश्यूज नॉट इंडिविजुअल्स। वो ये कह रहे हैं कि उनको रिहा कर देना, बड़े बीमार हैं। मेरा सवाल ये है, वो फैसला डॉक्टर्स ने करना, मैंने तो नहीं करना। इसी अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर जो वेंटिलेटर पे जो मरीज था कोरोना वायरस का, उससे बाहर से अद्वियात मंगवाई गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पंजाब हुकूमत तो बड़े इकदाम कर रही है, यहाँ के प्रोफेसर बाहर से अद्वियात लिख कर देते हैं, वहां पर मैं एक सेकंड, मैं पंजाब हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूं। सुन ले, मैं तो खिदमत के जज्बे से आया हूं। मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप मुल्तान गए हैं मास्क लेके, तो हमारा भी हक है। तो मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, मैं इनकी खिदमत में हाजिर हो गया और जो एक हकीर सा नजराना पेश कर सकता था वो किया। बाकी ये सवालात मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब से कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले महीने चाइना ने पाकिस्तान को वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए कहा था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाइनीज एक्सपर्टीज पर ज्यादा फोकस कर रही है या दीगर दुनिया के जो ममालिक हैं जिसमें हमारा सारी दुनिया से, मेरे भाई, ह्यूमन ट्रायल की स्टेज पर इस तरह पहुंच मेरे इल्म में नहीं है कि ह्यूमन ट्रायल यहाँ है, मेरे इल्म में नहीं है। मैं जफर मिर्जा साहब से पूछ के अर्ज कर सकूंगा। लेकिन पाकिस्तान का राब्ता पूरी दुनिया से है, सिर्फ चीन से नहीं है। चीन हमारा दोस्त है और चीन ने हमारे इस आड़े वक्त में बड़ी मदद की है। आपने देखा कि यके बाद दीगर वहाँ मुख्तलिफ जहाज आते रहे और आ रहे हैं और वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं अपनी जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रेसिडेंट शी का और चीनी अवाम का और हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरा आखिरी सवाल के यंग डॉक्टर्स पिछले दिनों भूख हड़ताली कैंप पर बैठे रहे, फिर पंजाब हुकूमत के साथ सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मुज़ाकरात हो गए, उसके बारे में क्या कहना है कि इतना लेट नहीं किया गया? आपने जनूबी पंजाब के अंदर खुद कौन से सेक्रेटरी हेल्थ? यहाँ तो एक से ज्यादा है ना। वो तो बड़ा काम कर रहे हैं, चट्टा साहब है, वो तो बड़ा पंजाब के, उनके साथ मीटिंग हुई। एक है? जी, कितने हैं? एक ही है। नहीं, स्पेशलाइज का एक ही है ना, जो यंग डॉक्टर भाईजान 2 हैं मेरे इल्म के मुताबिक। स्पेशलाइज का अच्छा,
तो आप सवाल बताएं, क्या करना है, सवाल क्या क्या है, सवाल पर है। सर अब ये बताइएगा कि अब हमारा जो बैरूनी दुनिया के साथ जो हम लिंक करने जा रहे हैं, अब आइंदा आने वाले दिनों में लॉकडाउन नरम हो जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी आप देख रही हैं, मईशत पे कितना नुकसान पड़ेगा, शॉर्टली बता दीजिए। मईशत पे देखिए, मईशत पे गहरे असरात होंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, गिर चुकी हैं। आपकी मंडियां कहाँ हैं? आपकी बहुत बड़ी मंडी है यूरोप और आपकी बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका। आज अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, आप यूरोप की कैफियत आपके सामने है। तो आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और उसका आपकी ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पर असर होगा। आपकी बहुत बड़ी लेबर जो है फोर्स है गल्फ में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों की, क्रूड ऑयल की कीमतों की कैफियत कहाँ आई है, नीचे आई है। तो वहाँ ले ऑफ्स के इम्कानात हैं। आज जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं और वापस आना चाहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ एक स्लो डाउन है, एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है और उसकी वजह से जो हमें रेमिटेंसेज आते थे उसका भी इम्पैक्ट होगा। हमारी जो ग्रोथ है वो भी कम होगी और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है और कम से कम उनका अंदाजा है कि 3% कॉन्ट्रैक्शन होगी। और अगर 3% कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट मीन्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी पर। तो पाकिस्तान उस ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। इसी चीज को सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया और वो ग्लोबल इनिशिएटिव है डेट रिलीफ का। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान जैसे उन 75 दीगर ममालिक की आवाज बुलंद की जो कि इंडेटेड हैं और वो कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं और उनके पास फिस्कल स्पेस जो है वो लिमिटेड है। और उस फिस्कल स्पेस के लिए वो कह रहे हैं कि आप हमें डेट रिलीफ दें। जब आप हमें डेट रिलीफ देंगे तो वो पैसा जो हमें दस्तयाब होगा, वो पैसा हम खर्च कर सकेंगे अद्वियात पर, लोगों की जानों को बचाने के लिए, वेंटिलेटर्स की खरीद पर, हॉस्पिटल्स को ज़्यादा इक्विप करने के लिए। तो उस पर भी हमें ट्रैक्शन मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ हमारा राब्ता है। हमारे जो मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब न्यूयॉर्क में, उनको मैंने हिदायत दी है, उन्होंने वहाँ एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया है।